Welcome guys to AirTech Smart Classes. Today's video will be very much different. On today's video, we will discuss about some problems with Newton's universal gravitational law. मुझे पता है वीडियो के नाम से ही आपके दिमाग में अभी बहुत सारा क्वेश्चन आ रहा होगा. उसका आंसर जानने के लिए प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल एंड हिट द बेल बटन. So let's start the class. So according to this law, इस दुनिया में हर एक ऑब्जेक्ट एक दूसरे को अपनी ओर खींच रहा है और इसी को न्यूटन ने बताया था कि यह है ग्रेविटी. इस पुल का नाम है ग्रेविटी. न्यूटन showed gravity as an attraction force between two objects. This is the famous equation F1g equals to g into m1 into m2 by r square. जैसे कि यहाँ पर दो ऑब्जेक्ट हैं m1 और m2, इन दोनों का मास और इन दोनों के बीच का डिस्टेंस है r. तो इनके बीच में ग्रेविटेशनल पुल कितना होगा? F1 इक्वल्स टू F2 इक्वल्स टू G इंटू M1 इंटू M2 बाई आर स्क्वायर. अब G यहाँ पर जो है वो है ग्रेविटेशनल कांस्टेंट. तो अगर इन पैरामीटर्स का वैल्यू हमें मिल जाए तो हम आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं कि M1 और M2 के बीच में ग्रेविटेशनल पुल कितना है. वैसे तो इस लॉ का बहुत सारा लिमिटेशंस है ही, ऊपर से ये सही से डिस्क्राइब नहीं कर पाता, मतलब बहुत सारा प्रॉब्लम अराइज हो जाता है. कैसे, मैं बता रहा हूँ. देखिए, न्यूटन ने ग्रेविटी को एक फोर्स की तरह ट्रीट किया था और इस फोर्स को निकालने के लिए आपको चाहिए दोनों ऑब्जेक्ट का मास, उन दोनों के बीच का डिस्टेंस, तभी आप निकाल पाएंगे दोनों के बीच का अट्रैक्शन फोर्स. इस लॉ के हिसाब से ग्रेविटेशनल फोर्स सिर्फ वहीं पर काम करेगा जहाँ पर ऑब्जेक्ट के पास कुछ मास रहेगा. लेकिन अगर किसी ऑब्जेक्ट के पास मास ना हो तब क्या होगा? जैसे कि मान लीजिए फोटोन. अब इस इक्वेशन में अगर हम लोग फोटोन m1 इक्वल्स टू 0 लेंगे तो देखिए टोटल फोर्स मिल जाएगा आपको 0, जो इक्वेशन से ही आपको मिलेगा. जैसे कि ग्रेविटेशनल लेंसिंग के समय हम लोग देखते हैं कि अगर लाइट रे कोई मैसिव ऑब्जेक्ट के पास से जा रहा हो, मतलब जिसके पास हाईली डेंसाइल ग्रेविटी मौजूद है, तो उस समय लाइट रे बेंड हो जाता है. द लाइट रेज गेट अफेक्टेड बाय दिस मैसिव ऑब्जेक्ट. अब क्योंकि न्यूट्रॉन स्टार और ब्लैक होल के पास सबसे ज़्यादा ग्रेविटी रहता है, तो ये लाइट रे को मजबूर कर देता है अपना पथ चेंज करने के लिए, बेंड करने के लिए. अब जैसे कि आप लोग जानते हो कि लाइट रे मतलब कलेक्शन ऑफ फोटोन पार्टिकल इज मासलेस. तो मैंने दिखा दिया था कि इस समय तो ग्रेविटेशनल फोर्स 0 होना चाहिए था, फिर ये इफेक्ट कैसे आ रहा है? न्यूटन्स ग्रेविटेशनल लॉ इसका कोई आंसर, एक्सप्लेनेशन नहीं दे सकता है. ये रहा एक बड़ा सा फेल्योर, क्योंकि मासलेस ऑब्जेक्ट पर भी ग्रेविटी का प्रभाव कैसे पड़ता है ये न्यूटन्स लॉ एक्सप्लेन नहीं कर पाता. न्यूटन्स लॉ का बहुत सारा लिमिटेशंस भी है. जैसे कि आप देख सकते हैं, बहुत छोटा सा ऑब्जेक्ट अगर जैसे कि सब एटॉमिक लेवल पर ये काम नहीं करता. वेरी स्ट्रॉन्ग ग्रेविटेशनल फील्ड जैसे कि ब्लैक होल, न्यूट्रॉन स्टार के साथ क्या होगा ये एक्सप्लेन नहीं कर पाता. और इतने सारे लिमिटेशंस के बाद भी जो वैल्यू हमें मिलता है वो अप्रॉक्सीमेट वैल्यू मिलेगा, और हमें एक्यूरेट वैल्यू नहीं दे सकता. तो फिर एक्यूरेट वैल्यू कहाँ से हम लोगों को मिलेगा? देखिए, परफेक्ट वैल्यू हम लोगों को मिलता है आइंस्टाइन की इक्वेशन से, जो कि हम लोगों को एग्जैक्ट वैल्यू देगा ग्रेविटेशनल फील्ड के लिए. एंड इट कम्स फ्रॉम थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी. तो इसका हम आगे दूसरे वीडियो में डिटेली एक्सप्लेन करेंगे. क्योंकि हमें एक्यूरेट वैल्यू नहीं मिलता, तो ये रहा सेकेंड ड्रॉबैक. आते हैं थर्ड ड्रॉबैक में. अकॉर्डिंग टू न्यूटन हमारे यूनिवर्स में हर दो ऑब्जेक्ट के बीच में एक ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन पुल काम कर रहा है. जैसे कि सन मरकरी को खींच रहा है अपनी ओर, वैसे ही वेनस, अर्थ, मार्स, ये बाकी प्लैनेट वो भी मरकरी को अपनी ओर खींच रहा है. जैसे कि हम लोग जानते हैं सबसे सन के सबसे पास की नज़दीक की प्लैनेट है मरकरी. तो मरकरी को जब सन इतने फोर्स से अपनी ओर खींच रहा है, तो मरकरी को तो टूट पड़ना चाहिए था सन पर. तो ऐसा क्यों नहीं हो रहा है? इसका कोई भी एक्सप्लेनेशन न्यूटन्स लॉ से हम लोगों को नहीं मिलता.
यहाँ पर शायद ऐसे सोचा जा सकता है कि ये सारे प्लैनेट्स एक दूसरे को बैलेंस कर रहा है, मतलब यहाँ पर एक बैलेंस्ड फोर्स काम कर रहा है, जिसके लिए सभी अपने ऑर्बिट पर ही घूम रहे हैं। कोई किसी के दूसरे ऑर्बिट पर ना तो जा रहा है ना तो टकरा रहा है किसी और से। और अगर सच में ही ऐसा है तो लास्ट प्लैनेट अगर हम नेपच्यून को मान ले तो नेपच्यून को ऑपोजिट साइड से बैलेंस करने वाला कौन है? कौन बैलेंस कर रहा है नेपच्यून को? इसका भी आंसर हमें न्यूटन्स यूनिवर्सल ग्रेविटेशन लॉ से प्राप्त नहीं होता है। कुछ एक्सप्लेन करने में ये लॉ फेल हो जाता है और इसका रीज़न है क्योंकि न्यूटन ने ग्रेविटी को एक फोर्स की तरह उन्होंने माना था। लेकिन जैसे कि आइंस्टाइन ने माना था, उन्होंने अपने थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी से दिखाया स्पेस टाइम एक चादर की तरह है और जब भी उसमें एक भारी ऑब्जेक्ट आ जाएगा तो वो चादर को नीचे की तरह धंसा देगा। और इस तरीके से ही सारा प्लैनेट्स का मूवमेंट चल रहा है, जो अच्छे से एक्सप्लेन कर देता है प्लैनेटोडियल मूवमेंट को। अब ये सब कैसे काम करता है ये मैं नेक्स्ट वीडियो में अच्छे से एक्सप्लेन करके स्पेस टाइम कर्वेचर के बारे में बताऊंगा। आज के लिए इतना ही। इफ यू फाइंड दिस वीडियो हेल्पफुल, प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल।